Hello everyone, let us start with Gala. Sample paper 2. Question 1 is about the MCQ part. So the first question is, the pH value of aqueous solution A, B, C and D are 1.9, 2.5, 2.1 and 3.0. इसको हमें increasing order of मतलब order of acidic strength में arrange करना है, ठीक है. So pH की अगर बात करें, so we have a pH range of 0 to 14, ठीक है. एंड 7 इज द न्यूट्रल पीएच, ठीक है. 0 जो है दैट इज ऑफ एसिडिक एंड 14 इज द पीएच ऑफ बेसिक एंड 7 जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल. न्यूट्रल का रेंज होता है, ठीक है. तो यहाँ पर रेंज दी है. सबसे ज्यादा पीएच किसका है, देखो सोल्यूशन दिया है ए बी सी एंड डी. तो अगर आप ए का पीएच लिखिए तो ए का कितना है 1.9, बी का कितना है 2.5, सी का कितना है 2.1 और डी का कितना है 3, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू किसका है, देखो 3 सबसे ज़्यादा वैल्यू है. उसके बाद कौन है, बी है 2.5. उसके बाद कौन सा है, सी है. और लास्ट में क्या आएगा, ए. तो सीक्वेंस क्या लिखेंगे हम लोग, ऑप्शन ए देखो, ए सी बी एंड डी, ठीक है. डी का सबसे ज़्यादा पीएच है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है और उसके बाद ए है, ठीक है. तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए. Which of the following reaction takes place between alcohols and carboxylic acid in presence of constant H2SO4, ठीक है. अल्कोहलिक और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. अगर हम रिएक्शन देखें, जो अल्कोहल अपना कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है. एंड अल्कोहल का मतलब क्या होता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH. ये रिएक्शन जो है किसके प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होगा, ठीक है. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर. वो वाटर रिमूव कर देगा, ठीक है. तो यहाँ से जो है सपोज करते हैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहाँ से OH रिमूव हो गया, ठीक है. तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COO. देखो COO जो है किससे कनेक्ट होगा, C2H5 से, और साथ में क्या आ जाएगा C2H5, ठीक है. तो ये ईस्टर कैटेगरी में हो गया. इसका नाम क्या होगा, इथाइल इथेनोएट, ठीक है. तो इसका नाम है इथाइल इथेनोएट, इसका नाम हो गया, मतलब ये ईस्टर फॉर्म हो गया. और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन इज अवर आंसर, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच पेयर. देखो ब्लड प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है CO2 को लेके जाएगा, ठीक है, करेक्ट है. RBC रेड ब्लड सेल्स जो है O2 कंडक्शन करेगा, ऑक्सीजन साथ में बाइंड करके लेके जाएगा पूरी बॉडी में. व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से फाइट करेगा, पैथोजन से फाइट करेगा, ये भी करेक्ट है. ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को सुखाने का काम करता है जब भी हमें वुंड या इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है. तो कंडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं होने वाला है, तो ये जो है ये रॉन्ग आंसर है, हमें मिसमैच को ढूंढना था, ठीक है. 1 माइक्रो एम्पियर जो है, 1 माइक्रो एम्पियर की बात हो रही है. सो 1 माइक्रो एम्पियर इज हाउ मेनी मिली एम्पियर्स, दैट इज 10⁻⁻3. Next is about the absolute refractive index of any medium. So absolute refractive of any medium is greater than 1 would be our answer, ठीक है. What would be the upper and lower lengths of a spectacle respectively of a person who is not able to see नियर बाय एंड फार बाय ऑब्जेक्ट. देखो आप देखते हैं किसी के लेंस के अंदर दो चीज होती है कि वो दूर का भी नहीं देख सकता और पास का भी देख सकता नहीं है, ठीक है. सो वो मिरर वो अरे सॉरी जो लेंस वो पहनते हैं, ठीक है. तो अपर पोर्शन जो होता है वो होता है कॉनकेव का और लोअर जो होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स का. तो अपर पोर्शन जो है लेंस का वो होगा कॉनकेव और लोअर किसका होगा, कॉन्वेक्स, ठीक है. Moving to the next question, that is 7th one, the formula of benzene. बेंजीन का देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है दैट बेंजीन 6 कार्बन का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बेंजीन. सो वी ड्रॉ लाइक दिस, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है. यहाँ पर आ गया कार्बन 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 एंड कार्बन. तो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, तो क्या हो गया C6, ठीक है.
ये कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, तो कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3 बॉन्ड्स निकल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक हाइड्रोजन H बनेगा। यहाँ पर भी कार्बन कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, देखो 1 2 और 3, तो यहाँ पर एक H आएगा, तो ऐसे 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6। C6H6 जो है इसका क्या होगा फॉर्मूला। With the help of dash rule, the direction of magnetic field can be decided. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हमें पता है कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। डैश सिस्टम इज नीडेड टू कैरी फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन किसको बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। और यहाँ पर क्या बात चल रही है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जनरली फूड का मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट डैश प्रेजेंटेड द मेन लॉ ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के बारे में आप जब पढ़ोगे वहां पर मेंडल ने लॉस दिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है। द फोकल पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग इट्स पोल एंड डैश। तो यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, मैं ले लेता हूँ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अब जो है फोकल पॉइंट मतलब ये फोकस की बात कर रहे हैं, किसका मिड पॉइंट है, किसके बीच में आ रहा है, ये किसके बीच में आ रहा है, पोल और किसके बीच में आ रहा है, सेंटर के बीच में, पोल और सेंटर के बीच में, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इलेक्ट्रिकल वायर आर कोटेड विद पीवीसी, पीवीसी का मतलब क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइन। The order of reactivity of metal is MgAlZnFe, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज जितनी थोड़ी बहुत याद रखनी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो रिएक्टिविटी सीरीज इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। जिसमें पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, देखो मैग्नीशियम नंबर 1 सबसे ऊपर है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद थर्ड पे जिंक है और आयरन है, ठीक है। ये सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा अपना ट्रू। सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब सिफिलिस जो है वो बैक्टीरिया से कॉज होती है और वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ट्रू। डायमीटर ऑफ आईबॉल इज 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी ट्रू है। H plus ions do not dissociate from HCl molecule in absence of water, ठीक है, तो ये भी ट्रू है, बिकॉज HCl को वाटर का रिक्वायरमेंट है, H2O जब होगा तभी जाके वो H प्लस और Cl माइनस आयंस में स्प्लिट होगा, ठीक है। बट अगर वाटर प्रेजेंट हुआ ही नहीं तो H प्लस और Cl माइनस जो है वो फॉर्म नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी क्या आ गया, ट्रू। Moving to the next question, that is 17th question. By which hormone is the metabolic process essential for body growth regulated? तो यहाँ पर ग्रोथ करना है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, कौन सा हार्मोन चाहिए, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इज द आंसर। By what does the embryo in the mother body gets nutrition? So the बहुत important है, so placenta, placenta is a disc-like structure through which exchange of material, nutrients and other oxygen waste takes place within the mother body and the developing embryo, ठीक है। 19 के अंदर मिसमैच पेयर फाइंड करना है। मायोपिया का मतलब क्या होता है, पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता, ठीक है, तो स्टेटमेंट पहला करेक्ट है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता है, तो स्टेटमेंट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस, ये भी करेक्ट है, ठीक है। प्रेस बायोपिया जो है ये जो है हमारा मिसमैच पेयर में, प्रेस बायोपिया जो है वो हमारा मिसमैच पेयर होगा, तो ये हमारा आंसर है सी, आंसर होगा सी। So the next is the 21 question. Menstruation it happens for 2 to 8 days, ठीक है। Menopause after 45 years menopause occurs. Menopause मतलब menstruation stop हो जाना, ठीक है।
एंड मेंस्ट्रुएशन जो है उसके बारे में पूछा था कितने डेज तक होगा, यहाँ पर 2 to 8 डेज तक होगा। CFC का फुल फॉर्म जो है दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज UNEP। UNEP क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। Okay, let's start with section B. What type of changes are observed during a chemical reaction? Chemical reaction के बाद जो है वो क्या क्या changes मिलेंगे? So observation that indicates a chemical change जो है color change हो गया तो एक chemical reaction indicate कर सकता है, temperature change हो सकता है, light अगर एक reaction के बाद मिल रही है, bubbles form हो रहे हैं, ठीक है, precipitation हो रहा है, ये सारे जो चेंजेस अगर आप देखते हैं इट मीन्स दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। व्हाट इज गैंग्यू? ऑन विच फैक्टर्स द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गैंग्यू फ्रॉम द ओर डिपेंड्स। गैंग्यू का मतलब क्या होता है? जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स है, जो भी वेस्ट है ओर्स में, मिनरल्स वगैरह में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग्यू। इन माइनिंग गैंग्यू इज अ कमर्शियली वर्थलेस मटेरियल that surrounds or is closely mixed with wanted minerals in ore deposit। मतलब ores के साथ जो जो फालतू चीज होती है जो काम की नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग्यू। गैंग्यू जो है जनरली इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? इट्स अ इम्प्योरिटी। Hence to obtain pure metal, gangue is removed from the ore. The process used for the removal of gangue from the ore are based on the difference between physical and chemical properties। मतलब वो gangue की physical properties क्या है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो हिसाब से हम अलग अलग गैंगी को डिफ्रेंशिएट करेंगे और रिमूव करेंगे। व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज एन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव? मतलब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को क्या एडवांटेज है एक्वाटिक के कंपैरिजन में? देखो एक्वाटिक जो है वो पानी में रहेगा, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम होगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन पानी में रहेगा तो उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है बहुत फास्ट होगा बिकॉज ऑक्सीजन जो है बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, लैंड एनिमल्स में रहते हैं, उनके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से उनका रेस्पिरेशन भी ईजिली होगा, ठीक है, उनका ऑक्सीजन सप्लाई भी ज़्यादा होगा। Next is 28th question. Variation is necessary for existence of any species. वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न, अगर जैसे एक फैमिली है, अगर उनके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं हुए तो अगर एक को अगर सर्दी हो गई तो बाकी सबको सर्दी हो गई, अगर एक बीमार हो गया तो बाकी सब बीमार हो गया, ठीक है, अगर एक जो है कोई इन्फेक्शन से मर रहा है तो बाकी सभी मर जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है ना सर्वाइवल। तो वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि सर्वाइवल पॉसिबल हो। और जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वेरिएशन फॉर्म होते हैं। तो वेरिएशन आर बेनिफिशियल टू स्पीशीज देन इंडिविजुअल बिकॉज समटाइम्स फॉर अ स्पीशीज the environmental condition changes so drastically that their survival becomes difficult। मतलब अचानक से कोई environmental में change आया तो सबके सब एक साथ ही मर जाएंगे बिकॉज उनमें कोई वेरिएशन ही नहीं है। तो वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली फ्यू वेरिएंट्स दैट कैन रेजिस्ट वो सर्वाइव होंगे, बाकी जो है मर जाएंगे, ठीक है, इसलिए वेरिएशन होना इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। एक्सप्लेन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, प्लांट्स में क्या चेंज आएंगे? ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड्स, ठीक है, एंड ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। और जो भी सेपल्स है, पेटल्स है, स्टेमन है, स्टिग्मा है, ये सारी चीज़ जो है वो शेड ऑफ हो जाएगी, वो झड़ जाएगी। बट मेन चीज़ जो है वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड के अंदर। और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट के अंदर, ठीक है। 30 क्वेश्चन, व्हेन व्हाइट लाइट ऑफ द सन इज composed of 7 colors, explain with appropriate diagram Newton's experiment to show that experiment। अब देखो यहाँ पर हमने दो इन्वर्टेड प्रिज्म प्लेस किए, पहले व्हाइट लाइट पास की, वो 7 कलर में स्प्लिट हो गया, फिर मैंने इन्वर्टेड प्रिज्म प्लेस किया तो वापस से 7 कलर्स वापस से रिकम्बाइन होकर क्या प्रोड्यूस कर दिया? व्हाइट लाइट। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मालूम पड़ा कि व्हाइट लाइट जो है स्प्लिट किस में होती है? 7 कलर्स। और ये वापस 7 कलर जो है वन सेकेंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? व्हाइट लाइट। ये न्यूटन्स के एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा। न्यूटन मेड व्हाइट लाइट टू फॉल ऑन द प्रिज्म, दिस कॉज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स।
Newton then placed an inverted prism in the path of the color band of 7 colors. Only a beam of white light came out from the second prism. इससे मालूम पड़ा कि white light जो है 7 कलर से composed होगी. 31 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इट इज रेटेड 100 वॉट्स. ठीक है, तो ये बल्ब की इंफॉर्मेशन है जिसमें पावर कितना दिया है 100 वॉट्स. ठीक है, और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर का पावर कितना दिया है 400 वॉट्स. इफ दिस अप्लायंस आर ऑपरेटेड एट 10 आवर्स, टाइम दोनों का दिया है 10 आवर्स. 10 आवर्स के लिए दोनों को ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी यूज्ड फॉर 10 डेज एट ₹8 पर किलोवाट आवर. मतलब यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी फाइंड करनी है. सो एनर्जी इज व्हाट, पावर इनटू टाइम. ठीक है, तो पावर किसमें होना चाहिए किलोवाट में, तो वाट है तो ये डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1000. और टाइम जो है 10 आवर्स दिया हुआ ही है. 3 zeros कैंसिल एंड 3 zeros कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 1 किलोवाट आवर. बिकॉज पावर की यूनिट क्या है किलोवाट और टाइम किस में होगा आवर्स में. यहाँ पर भी एनर्जी किस में होगा सेम, पावर इनटू टाइम. अब पावर किस में होना चाहिए किलोवाट में, तो यहाँ पर क्या है 400 अपॉन क्या है 1000 और टाइम कितना है 10. ठीक है, तो 3 zeros कैंसिल 3 zeros कैंसिल और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 किलोवाट आवर. तो ये 4 है और ये 1 है, दोनों कंबाइन होकर कितना किलोवाट आवर प्रोड्यूस करेंगे 5 किलोवाट आवर प्रोड्यूस करेंगे. 5 किलोवाट आवर ऑफ द एनर्जी है वो यूज करेंगे. ठीक है, अब कॉमन फॉर्म में 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है. ठीक है, हमारे पास कितना किलोवाट आया 5 किलोवाट आवर का जो है कॉस्ट कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 40 रुपीज. बट ये किसके लिए है, ये एक दिन की बात चल रही, पर यहाँ कितने डेज बोले हैं 10 डेज. तो 10 डेज के लिए बोले हैं, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा 10 से. तो आपका कॉस्ट कितना आ जाएगा 400 रुपीज वुड बी द कॉस्ट. ठीक है, 32 क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, गिव वन एग्जांपल. वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, a component used to regulate current without changing the voltage source in the electric circuit. वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब हम लोग करंट का फ्लो कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, एक सर्किट के अंदर चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस. इसका एग्जांपल क्या है रियोस्टेट. रियोस्टेट इज द एग्जांपल जिससे आप करंट सप्लाई कम ज़्यादा कर सकते हो. ठीक है, on which factors does the magnitude of magnetic field produced due to a current through a straight conductor depends. अब ये है स्ट्रेट कंडक्टर. स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर पैटर्न्स क्या बन रही है, देखो ये सारी पैटर्न्स बन रही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रही है. ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. देखो करंट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट, जितना आप करंट फ्लो करोगे तो मोर स्ट्रॉन्गर द करंट स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज़्यादा इफेक्ट इसका प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो करंट पे डिपेंडेंसी है, तो जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो करोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होगी, स्ट्रॉन्ग होगी. ठीक है, डिस्टेंस आप बोल सकते हो. नेक्स्ट डिस्टेंस, अब जितना आप वायर से क्लोज हो, वायर से क्लोज हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी. जितना आप वायर से दूर हो जाओगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वीक होगी. तो यहाँ पर डिस्टेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस, जितना दूर अगर आप वायर से देखोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स क्या होते हैं, देखो ये डायग्राम के अंदर फर्स्ट आते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स जो है वो सब के सब इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, अलग अलग लेवल्स होते हैं इसके, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर. कंज्यूमर्स टोटली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. कंज्यूमर्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट. अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स है. ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जिसमें आप प्राइमरी कंज्यूमर्स को बोल सकते हैं हर्बीवोर्स बोल सकते हो, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कार्निवोर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स को ओमनीवोर्स बोल सकते हो. ठीक है,
Only 10% of energy is transmitted from one tropic level to the next tropic level. Explain with example. 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसलिए बोलते हैं कि फूड चेन जो है कम होनी चाहिए, ज़्यादा फूड चेन लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 लाख जूल्स ऑफ सनलाइट ट्रांसफर हो रहा है प्लांट्स में। ये चीज़ एक याद रखनी है कि जो सन से प्लांट्स में जा रहा है प्रोड्यूसर्स में, खाली 1% ऑफ एनर्जी आती है, 1%। अब 1% कैसे निकालना है भाई, मैथ सॉल्व करना है तो आप याद रख लेना भाई, 1% निकालना, 2 जीरोस कम कर देना। 1 लाख में 2 जीरो कम कर दे तो कितना आएगा, 10,000, ठीक है। फिर ट्रॉपिक लेवल जो यहाँ पर है, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, इनके अंदर जो है वो 10% लॉ लगता है, ठीक है, ये याद रखना है। उनके अंदर 10% लॉ लगेगा और 10% निकालना हो तो कैसे निकाले भाई, एक एक जीरो कम कर देना। ये 10,000 जूल्स है तो 1000 हो गया, फिर ये 100 हो गया, फिर ये 10 हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए और आपको ये चीज़ याद रखनी है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सन से लेकर अगर प्लांट्स पे जाना हो तो 1% ही ट्रांसफर होगी, ठीक है, 2 जीरोस कम कर देना और रिमेनिंग जो है एक एक जीरो कम कर देना उसमें। With each topic level, the amount of energy is reduced and only 10% of the energy is transferred from higher topic level to lower. If producers gets energy of 10,000, तो प्राइमरी कंज्यूमर को कितनी मिलेगी 1000, सेकेंडरी कंज्यूमर कितनी मिलेगी 100, टर्शरी कितनी मिलेगी 10। ऐसे धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस कौन से हैं और लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लाइफ प्रोसेस वो होते हैं जो लाइफ सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। जिसके अंदर क्या क्या आएगा, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। Moving to the 37th question, and the 37th question says that state the characteristics of magnetic field produced by current carrying circular loop. स्ट्रेट वायर में तो हमने देख लिया दैट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं उसके आसपास। अब सर्कुलर लूप में चेक करना है दैट सर्कुलर लूप में क्या क्या पैटर्न्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब ये है एक सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के सेंटर पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और वायर के पास यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है। सो एज यू मूव अवे द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है वो बड़े बड़े होते जाएंगे, ठीक है। जितना आप दूर जा रहे हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देखो बड़े बड़े होते जा रहे हैं और सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सो वी कैन से दैट एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो स्ट्रेट हो जा रही है। At every point of a loop, the concentric circle representing the magnetic field around it would be larger and larger. जितना आप लूप से दूर हो जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है it will become larger and larger. Now let us start with section C. The first question है what is displacement reaction? Displacement reaction क्या होता है? A higher reactive element replaces a lower reactive element from its solution. ठीक है। हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा उसके सोल्यूशन में से। जैसे एग्जांपल है जिंक रिएक्ट्स विद CuSO4, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखें जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। जिंक कॉपर की जगह पे आएगा और क्या फॉर्म कर देगा, ZnSO4 along with copper, ठीक है। सो a higher reactive element replaces a lower reactive element that is called as displacement reaction. इसने बोला है कि इसके दो एग्जांपल्स लिखो, ठीक है। गिव एग्जांपल, एक एग्जांपल है एंड एक्सप्लेन इट्स टू टाइप्स। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो टाइप्स तो नहीं होते, एक होता है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फॉर एग्जांपल ले लो लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, दो आयन्स आपस में एक्सचेंज होंगे। Pb प्लस जो है वो I माइनस के पास जाएगा, K प्लस जो है वो NO3 माइनस के पास जाएगा। तो टू आयन्स आपस में एक्सचेंज होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Pb I के साथ जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा, PbI2। PbI2 जो है वो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, ठीक है।
और पोटेशियम जो है NO3 के साथ रिएक्ट करे क्या फॉर्म कर देगा, KNO3, ठीक है। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, एंड द सेकेंड रिएक्शन इज फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डन। नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का मतलब क्या होगा, देखो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। सो कैल्सिनेशन के अंदर कार्बोनेट ओर्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं ऑक्साइड्स ओर के अंदर, ठीक है, और रोस्टिंग के अंदर जो है सल्फाइड्स ओर, हम सल्फाइड ओर जो है वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो इन कैल्सिनेशन मेटल कार्बोनेट, ये हम कैल्सिनेशन की बात कर रहे हैं। In calcination, metal carbonate is heated in absence of oxygen. ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करना है, ठीक है। यहाँ क्रॉस मत लिख देना, आप एब्सेंस लिखना पूरा। In absence of oxygen to produce metal oxide along with carbon dioxide, ठीक है। फिर ये मेटल ऑक्साइड को क्या करना है, मेटल ऑक्साइड को हम कार्बन से रिएक्ट करेंगे तो कार्बन विल गो विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म जिंक along with कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हो गया अपना कैल्सिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रोस्टिंग। रोस्टिंग के अंदर क्या होने वाला है, मेटल सल्फाइड्स treated in presence of oxygen it converts into metal oxide along with sulfur dioxide gas, ठीक है। फिर मुझे तो प्योर मेटल चाहिए तो कार्बन से रिएक्ट करना पड़ेगा। सो दिस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन टू गेट प्योर मेटल, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन के साथ जाएगा और यहाँ का मिलेगा प्योर मेटल Zn along with CO, ठीक है। दिस इज कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। सो मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। सो मेलिएबल का मतलब क्या होता है, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। डक्टाइल का मतलब दे कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है ब्रिटल होते हैं, इजीली ब्रेक होंगे, दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर दे आर डक्टाइल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट क्या आएगा, ग्रेफाइट, याद रखना है। मेटल्स आर लस्टरस, शाइनी होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है नॉन लस्टरस होते हैं। एग्जाम्पल में एक्सेप्शन जो है वो याद रखना है, आयोडीन है, डायमंड है, ये नॉन मेटल्स है जो लस्टरस है, एक्सेप्शन। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या होगा, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल। और नॉन मेटल जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नाइदर दे आर टफ। 41 क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस बताना है नर्वस एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होगा उसमें डिफरेंस बताना है। नर्वस सिस्टम जो है देखो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है और बहुत फास्ट होता है, विद इन अ माइक्रो सेकेंड जो है इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। हमारे बॉडी की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक और जल्दी रिस्पॉन्सेज भी आ जाते हैं। सो इट इज सेंट एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स along the axon and as a chemical process across and the chemical across synapse, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में जो है विद इन द बॉडी इंफॉर्मेशन मूव करेगी, ठीक है, बहुत फास्ट होगी, न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी। यहाँ पर जो है हॉर्मोन्स जो है वो ऑर्गन्स रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर, तो इंफॉर्मेशन जो है ब्लड में जाएगी, ठीक है। इट इज सेंट एज अ केमिकल मैसेंजर वाया ब्लड स्ट्रीम्स, तो ब्लड के थ्रू जो है केमिकल्स पूरे बॉडी में हर एक सेल्स में रिलीज होंगे। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स रैपिडली इन मिली सेकेंड्स, मतलब आप इसको सोच भी सकते नहीं और ये बहुत फास्ट होगा, जैसे मैंने बताया था पहले। यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है केमिकल जो है ब्लड में रिलीज होंगे, ब्लड धीरे धीरे सारे सेल्स तक लेके जाएगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, स्लोली ट्रैवल करेगा। इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टेड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर, one or a few nerve fiber, gland, cell or another neuron. Information is spread throughout the body, ठीक है। अब ये वाली जो इंफॉर्मेशन, अगर किसी ने मेरे हाथ को टच किया तो वो हाथ से जो है इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में जाएगी, स्पेसिफिक जगह से जाएगी, ठीक है। हॉर्मोन्स, इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे ब्लड में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, ठीक है।
पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी और टारगेट सेल्स को जो है वो जहाँ पर उसको अटैक करना है वहाँ पर वो अटैक करेगा। इट गेट रिस्पॉन्स इमीडिएटली, फटाफट होने वाला है और ये थोड़ा स्लो होने वाला है, ठीक है। ये शॉर्ट लिव्ड है, मतलब कम टाइम के लिए एकदम फटाक से इंफॉर्मेशन हो गई, खत्म हो गया। ये लॉन्ग टाइम इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। What is vegetative propagation and state its advantage? Vegetative propagation का मतलब क्या होता है? Growing of a new plant from the part of old plant. पुराने प्लांट के पार्ट से आप नए प्लांट जो है वो ग्रो करोगे। यहाँ पर आप सीड यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। मे बी कोई लीफ का पार्ट यूज कर जिसमें बर्ड हो, मे बी स्टेम का पार्ट यूज करो उसमें बर्ड हो, मे बी कोई रूट्स का पार्ट जिसमें बर्ड हो। तो आप पुराने पार्ट ऑफ द प्लांट यूज करके नए प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। सो इसका एडवांटेज क्या है कि भाई ये इजियर मेथड है, एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको सीड्स वगैरह कुछ चाहिए नहीं, रैपिड मेथड, फटाफट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे वो एग्जैक्ट कॉपीज होंगे उनके पेरेंट्स से, मतलब जो है हमें वेरिएशन ज़्यादा देखने नहीं मिलेंगे। प्लांट्स लाइक जैस्मिन, रोज विच डू नॉट ग्रो वायबल सीड्स कैन बी ग्रोन, मतलब ऐसे सीडलेस प्लांट जो है जैसे बनाना वगैरह है वो भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से। 43rd is what is the importance of DNA copying in reproduction and why is the DNA copying essential for the reproduction? DNA कॉपी होना जरूरी क्यों है? बिकॉज DNA कॉपी जब होगा तभी जाके इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, ठीक है। सो DNA कॉपिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट जनरेट्स अ वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच लीड्स टू इवोल्यूशन, मतलब कुछ नई चीजें फॉर्म होगी, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन दोनों की कुछ और है, तो चाइल्ड जो है उनमें उसमें दोनों की इंफॉर्मेशन होगी, मिक्स हुई इंफॉर्मेशन होगी, तो थोड़े वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगे। ऑल्सो डीएनए कॉपिंग हेल्प्स टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन, मतलब पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन की जैसे चाइल्ड में कुछ इंफॉर्मेशन गई है, जैसे फादर की आइज उसकी तरह हुई है, मदर की तरह हेयर्स हुए, तो इट्स एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट। तो डीएनए का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट जनरेशन में। फॉर अ पेरेंट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग of its own type, it is essential that offspring carries same DNA as the parents, ठीक है। Now 44th question है, student Maharishi burns a paper using a lens in the sunlight. State the type of lens used by Maharishi. तो यहाँ पर जो लेंस यूज हुआ है वो कौन सा लेंस यूज हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है, ठीक है। बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस ही रेज को डाइवर्स करती है, मतलब यहाँ से अगर सनलाइट आ रही है बहुत दूर से, ये अपना ऑप्टिक सेंटर हो गया, ठीक है। सनलाइट दूर से आ रही है, मतलब जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, तो आपको रे डायग्राम पता होगा, जब भी लाइट इन्फिनिटी से आएगी कहाँ पर जाएगी? इट विल गो टू द फोकस, ठीक है। फोकस वाले एरिया में जो है पेपर होगा यहाँ पर, तभी जाके वो पेपर जो है बर्न होगा। State the type of lens used, so that is the convex lens. State the position of image formed in this phenomena. The position of image form कहाँ पर हो रहा है? At focus. Image जो है कहाँ बनेगी? At focus. Draw ray diagram. Already हम बना चुके, ray diagram यहाँ पर दिख रहा है कि rays जो है infinity से आ रही है और वो कहाँ पर आएगी? Towards the focus. 45th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट जो है h2 ले लेते हैं, सॉरी h1 ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए h1 और इमेज के लिए h2। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है u जो है वो 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा मिरर यूज किया है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर यूज किया है। सो दिस इज योर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यहाँ पर है जिसमें u भी नेगेटिव में होगा, v भी नेगेटिव में होगा और f भी नेगेटिव में होगा, बिकॉज फोकस लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। और मिरर के लेफ्ट साइड जो भी होता है उसकी वैल्यूज नेगेटिव में होती है, ठीक है। अगर आपको रे डायग्राम पता है
तो यू वी एफ तीनों क्या होगा, नेगेटिव में होगा। फोकल लेंथ दिया 18 सेंटीमीटर, तो मैं एफ लिख देता हूँ -18 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ नेगेटिव साइन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में भी क्या लोगे आप, -27 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द शार्प इमेज, मतलब जो है हमें इमेज फाइंड करनी है। हिसाब से तो नेगेटिव आना चाहिए बिकॉज v माइनस होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, मतलब साथ में साइज ऑफ इमेज भी निकालना है और उसका नेचर ही बताना है। देखो वैसे मिरर जो है वो कॉन्केव मिरर है, तो उसका नेचर जो है मैक्सिमम चांसेस यही है कि क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैं पहले से लिख देता हूँ, कॉन्केव मिरर है तो रे डायग्राम्स आपको पता होगा, तो उसमें मैक्सिमम केसेस क्या होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब v फाइंड करना है, सो वी यूज अ मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड v का वैल्यू हमें चाहिए, तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। अब फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 18 -18, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो -27 है, इसका माइनस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में जो माइनस दिया है वो मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या, 1/27, ठीक है। सो व्हेन वी टेक एलसीएम और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/v का जो वैल्यू है इट विल कम अबाउट -54 सेंटीमीटर, ठीक है। बट ये 1/v का वैल्यू है, मुझे तो v का वैल्यू चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो इमेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा, -54 सेंटीमीटर, ठीक है। -54 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस आ गया हमारा, तो v हमने फाइंड कर दिया जो कि नेगेटिव में आएगा, एंड दैट वुड बी, जैसे हमने बताया, -54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब h2 निकालना है, तो सिंपल सा रिलेशन है, h2/h1 इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। आपको h2 फाइंड करना है, तो h2 के टर्म्स में क्या हो जाएगा, h2 इक्वल्स टू -v इंटू h1/u, ठीक है। वैल्यूज क्या है यहाँ पर, v की वैल्यू -54, तो ये नेगेटिव साइन है ऑलरेडी, v का वैल्यू -54 है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, और u का वैल्यू, जो कि u का वैल्यू क्या है, -27, ठीक है। व्हेन यू सॉल्व दिस, 27 1 जा 27 2 जा, आंसर कितना आएगा, हाइट ऑफ द इमेज कितना आएगा, -14 सेंटीमीटर। -14, हाइट जो है वो नेगेटिव में आ रही है, हाइट नेगेटिव में आ रही है, मतलब हाइट जो है वो एक्सिस के नीचे है, इमेज की हाइट जो है वो एक्सिस के नीचे है। तो आपको हाइट से ही मालूम पड़ जाता है कि नेचर ऑफ इमेज क्या है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हाइट जो है उसकी वैल्यू अगर प्लस आती, मतलब वो एक्सिस के ऊपर होती हाइट, तो वो होती वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट ये नेगेटिव साइन क्या बता रही है, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। Next question is Neeral Bhai has connected 300 watts bulb in series in a circuit, ठीक है, while Vicky Bhai has connected 3 other 100 watts bulb in parallel to the same power source, ठीक है। तो एक जो कनेक्शन है वो एक कनेक्शन नीरल भाई ने किसमें किया, सीरीज में। सीरीज कनेक्शन का मतलब जो बल्ब है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्लेस्ड है, 100 वाट्स 100 वाट्स 100 वाट्स, इसको आप सीरीज कनेक्शन बोलते हो, ठीक है। और पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो बल्ब है ये 100 वाट्स का हो गया, ये 100 वाट्स का हो गया, और ये 100 वाट्स का बल्ब हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। विल द बल्ब लाइट अप इक्वली इन बोथ द सर्किट, देखो एक चीज है दैट सीरीज के अंदर जितने बल्ब आप कनेक्ट करते जाओगे लाइट जो है उसका ग्लो कम होते जाएगा, ठीक है। तो इन सीरीज ग्लोइंग ऑफ द बल्ब रिड्यूसेस, ठीक है, रिड्यूस
हो जाएगा। बट पैरेलल के अंदर क्या होने वाला है, पैरेलल के अंदर हर एक बल्ब जो है प्रॉपरली ग्लो करेगा। रीजन इसका क्या है, ईच बल्ब गेट्स सेम वोल्टेज, हर एक बल्ब को सेम वोल्टेज मिलेगा, तो हर एक बल्ब जो है प्रॉपरली ग्लो करेगा। तो सीरीज के अंदर जो है बल्ब की ग्लोनेस जो है वो कम होती जाएगी, बट इन केस ऑफ पैरेलल ईच बल्ब विल ग्लो प्रॉपरली। सब जो है 100 वॉट्स का पावर से ही ग्लो करेंगे, बिकॉज सबको क्या मिल रहा है, सेम वोल्टेज। तो पहले का ही रहेगा। नाउ वन ऑफ द बल्ब फ्यूजेस, विल द रिमेनिंग बल्ब ग्लो इन द सर्किट। मतलब देखो एक बल्ब खराब हो गया, अब इससे मैं ये मांग लेता हूँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये भी ए है, ये बी है, ये सी है। सपोज करते हैं बी खराब हो गया दोनों में, ठीक है। तो ये केस में क्या हो रहा है, सीरीज कनेक्शन के अंदर अगर एक बल्ब उड़ गया तो पूरा इनका कनेक्शन अटक जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो सीरीज वाला जो बल्ब है, सीरीज वाले जो बल्ब है, सीरीज बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। ऑल द बल्ब, जितने भी बल्ब है इसके, वो ग्लो नहीं करेंगे, बिकॉज एक बल्ब खराब हो गया, ठीक है। और पैरेलल के अंदर अदर बल्ब जो है, अगर एक फ्यूज हो गया, बी वाला फ्यूज हो गया, तो अदर बल्ब विल ग्लो, ठीक है। बिकॉज पैरेलल में कनेक्शन अलग अलग है, सबको इंडिविजुअली कनेक्ट किया है। तो सीरीज के अंदर अगर एक बल्ब खराब हो गया तो सारे बल्ब नहीं चलेंगे, और पैरेलल के अंदर अगर एक बल्ब खराब हो गया तो बाकी सब चलेंगे, ठीक है। Okay, let's start with section D. Explain the importance of pH in preventing the decay of tooth. And second is explain the importance of pH in cell defense by animals and plants through chemical warfare. ठीक है, सो यहाँ pH का importance बताना है teeth के अंदर, और explain the importance of pH in cell defense by animals and plants, ठीक है। Now tooth decay begins when the pH of the mouth falls below 5.5. अब देखो जब भी हम लोग शुगरी फूड खाते हैं, हमारे माउथ के अंदर होते हैं बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, इट रिएक्ट्स विद द शुगरी फूड एंड इट फॉर्म्स एसिड। हमारे माउथ में जो है एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, और पीएच ऑफ द माउथ जब 5.5 से कम हो जाएगा तो वो जो टीथ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को ब्रेक करेगा, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट लेयर जो है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, इनामिल। इनामिल इज द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर विच इज हार्डर देन दैट ऑफ बोन, बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो पहला लेयर होता है इनामिल का। सेकेंड लेयर जो होता है वो डेंटाइन होता है। डेंटाइन ऐसा लेयर है टीथ का जिसकी हार्डनेस बोन से सेम होती है, ठीक है। एंड लास्ट में होती है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी मतलब जो भी नर्व्स वगैरह है, नस वगैरह है, ठीक है, वो होती है। तो जब pH ऑफ द माउथ गोज बिलो 5.5 तो पहले जो है इनामिल का लेयर ब्रेक होगा, फिर डेंटाइन का लेयर ब्रेक होगा, और लास्ट में जो है नर्व्स अटैक होगी, ठीक है, पल्प कैविटी पे अफेक्ट होगा, और टीथ जो है ग्रेजुअली डीके हो जाएंगे, धीरे धीरे वो सड़ के टूट जाएगा, ठीक है। अब इंसेक्ट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट्स सच एज बीज एंड एंड्स, ये रिलीज करते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड या फिर आप बोल सकते हो मिथेनॉइक एसिड, इसके दो नेम्स हैं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो है उसका कॉमन नेम है, और मिथेनॉइक एसिड जो है वो IUPAC नेम है, और इसका फॉर्मूला है HCOOH, ठीक है। तो ये सेल डिफेंस के अंदर बी वगैरह जो है फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, अगर उनको कोई भी लगता है दैट उनको अटैक कर रहा है, तो फॉर्मिक एसिड वो रिलीज करते हैं वो पर्सन के ऊपर, इसलिए वो पर्सन को जो है इचिंग सेंसेशन होता है, ठीक है। सो दिस कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग माइल्ड बेस। अब वो एसिड इंजेक्ट करते हैं किसी की बॉडी में, तो आप बेस यूज कर सकते हो, माइल्ड बेस, सोप वगैरह यूज कर सकते हो, उसको रब कर सकते हो, तो उसका इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इवन द लीव्स ऑफ नेटल प्लांट, अब नेटल प्लांट भी जो है प्रोटेक्शन के लिए फॉर्मिक एसिड ही रिलीज करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द लेबोरेटरी विद डायग्राम। अब हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करना है, याद करो हाइड्रोजन गैस का जो है टेस्ट, कैसे हम हाइड्रोजन गैस है कि नहीं मालूम करते हैं, याद करो।
हाइड्रोजन गैस आप जो है वो पॉप साउंड मिलेगा आपको। अगर बर्निंग कैंडल आप प्लेस करोगे तो यू विल गेट पॉप साउंड। अब हाइड्रोजन गैस कैसे ऑब्टेन करना है, देखो ये सिंपल सा रिएक्शन है कि एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स लिए है, ठीक है, जिंक के कुछ पार्टिकल्स लिए है और उसमें डाइल्यूटेड HCl ऐड किया है, ठीक है। रबर कॉर्ड से इसको फिट कर देना है और यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से जो भी रिएक्शन होगा, देखो रिएक्शन सिंपल सा होने वाला है कि जिंक जो है वो HCl से रिएक्ट करेगा और जिंक जो है क्लोरीन के साथ जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, ZnCl2, और साथ में कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी ये डिलीवरी ट्यूब से जो है वो H2 गैस पास होने वाली है, ठीक है। H2 गैस पास होगी और यहाँ पर H2 गैस जो है कलेक्ट हो जाएगी और वो पूरा कंफर्म करने के लिए कि गैस H2 है कि नो, H2 है कि नहीं, हम लोग बर्निंग कैंडल प्लेस कर सकते हैं जिससे हमें क्या मिलेगा, पॉप साउंड, ठीक है। तो ये इसका पूरा सेटअप है, एक्सप्लेनेशन है हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करने का। नेक्स्ट है व्हाट इज कंबशन एज वन ऑफ द मेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड एनर्जी। इसको हम लोग बोलते क्या, कंबशन। बिकॉज हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जिसके अंदर कार्बन है उसकी मेन चीज क्या होगी, दैट उसको आप कभी भी बर्न करोगे वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है। सो इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ये सारे कंपोनेंट्स होंगे जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डू वी गेट द येलो एंड ब्लू फ्लेम इन अ गैस बर्नर। येलो फ्लेम का मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो है फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, येलो फ्लेम। और ब्लू फ्लेम का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा फ्यूल जो है वो पूरी तरह से बर्न हो गया है, उसको आप क्या बोलोगे, ब्लू फ्लेम। अब ब्लू फ्लेम ऑब्टेन करने के लिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो ब्लू फ्लेम विल बी ऑब्टेन जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो, तब आपको ब्लू फ्लेम मिलेगी, क्लियर फ्लेम मिलेगी और उसमें ज़्यादा टेम्परेचर अटेन होगा, ठीक है। और येलो फ्लेम जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो कम होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने की वजह से फ्यूल जो है वो इनकम्प्लीटली बर्न होगा, ठीक है। जैसे एलपीजी फ्यूल की बात करेंगे, एलपीजी फ्यूल जो है, एलपीजी फ्यूल वो ब्लू फ्लेम से कब बर्न होगा, जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट होगा, नियरली 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और अगर आप उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो येलो फ्लेम प्रोड्यूस होगी और टेम्परेचर जो है नियरली 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन एक्सप्लेन करना है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन एक्सप्लेन करना है, देखो डायग्राम से सिंपल सा देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जब भी आप ब्रीद इन करोगे यहाँ पर जो तुम्हारा डायाफ्राम है वो कहाँ मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा और अंदर एयर कैविटी के अंदर एयर भर जाएगी, तो हमारा चेस्ट जो है वो एक्सपांड हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप ब्रीद इन करोगे उसको आप इंस्पिरेशन बोलते हो, ठीक है। इंस्पिरेशन बोलोगे जिसमें एयर कैविटी जो है वो एक्सपांड हो जाएगी, डायफ्राम जो है उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। एक्सपीरेशन का मतलब जब भी आप ब्रीद आउट करोगे चेस्ट कैविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, देखो साइज जो है रिड्यूस हो गया और डायफ्राम का मूवमेंट क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट। तो एक्सपीरेशन का मतलब बाहर रिलीज करना है CO2 और इंस्पिरेशन का मतलब जो है वो इंटरनली ऑक्सीजन का इनटेक करना है, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ पर। सो इंस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी टेक द एयर इनसाइड द लंग्स। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द लिफ्टिंग ऑफ रिब एंड फ्लैटिंग ऑफ डायफ्राम टेक्स प्लेस, ठीक है। रिब्स जो है लिफ्ट अप हो जाएंगे और डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाएगा। ड्यू टू दिस द साइज ऑफ thoracic cavity increases and pressure inside the lungs remains low as compared to the atmospheric pressure। lungs के अंदर atmospheric pressure कम होगा as compared to atmospheric pressure and we inhale the air। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन मतलब टेकिंग इन ऑक्सीजन, जब आप ऑक्सीजन टेक इन करोगे चेस्ट कैविटी एक्सपांड करेगी और इसमें डायफ्राम जो है उसका मूवमेंट डाउनवर्ड होगा। एक्सपीरेशन में आप एक्सपीरेशन करोगे, आप एक्सेल आउट क्या करोगे,
कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर लंग्स और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स पोजीशन में चले जाएंगे, रिलैक्स पोजीशन में चले जाएंगे। सो डायफ्राम जो है इसका मूवमेंट क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है। ड्यू टू दिस द साइज ऑफ thoracic cavity decreases and the pressure inside the lungs is higher एज कम्पेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो एक्सपीरेशन के अंदर लंग्स के अंदर जो है प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। फिर हम लोग जो है वो एयर एक्सेल आउट कर देंगे, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक्सेल आउट हो जाएगी, ठीक है। 51 क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है और उसके साथ एक्सप्लेन करना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द लॉन्गेस्ट ऑर्गन जो कि होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। डायग्राम में आप बनाओगे, टंग बनाओगे, ठीक है, इसोफेगस बनाओगे, माउथ, इसोफेगस, देन स्टमक, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर वगैरह है, ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स बनाने हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखिए, इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड ऑर्गन जिसके पास क्या होता है, देर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल एज विलाई। विलाई आर दोज थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ फूड या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो सब के सब जो है पूरी बॉडी में जाएगा विली के थ्रू। द काइम फॉर्म्ड विद इन द स्टमक, इसका काइम का मतलब क्या होता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो। तो द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड विद इन द स्टमक जो है वो कहाँ मूव करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ प्लेस फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। पूरा का पूरा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा। द काइम इज ट्रीटेड विद द बाइल जूस रिलीज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर जो है अपना केमिकल रिलीज करेगा, दैट इज बाइल जूस, ठीक है। और वो किसके लिए हेल्प करेगा, बाइल जूस हेल्प करेगा कि लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। द ग्लैंड्स अराउंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ये जो भी वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी अपना केमिकल रिलीज करेंगे, वो भी केमिकल रिलीज करेंगे और ब्रेक डाउन ऑफ द फूड करेंगे, ठीक है। द पेनक्रियास secretes the pancreatic juice which contains enzyme like lipase, trypsin and amylase। तो पेनक्रियास भी अपने एंजाइम्स रिलीज करेगा जिससे फूड का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। Lipase break down the fat globules into the simpler one. Once all the digestion is completed, the small intestine walls having villi helps in the absorption of food. Absorption of food के अंदर क्या होने वाला है, जो भी food completely digest हो चुका है, the digested food goes into the blood, ठीक है, ब्लड में जाएगा थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल एज विली। विली के थ्रू जो है डाइजेस्टेड फूड ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। और बाद में जो है एसिमिलेशन है और नेक्स्ट प्रोसेस एसिमिलेशन, ठीक है, फिर एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन सेज दैट डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड स्टेट्स इट्स यूनिट। पावर ऑफ लेंस, ठीक है। So it is the ability of a lens to converge the ray of light falling on it. So power of lens जो है, it is the ability of lens to converge or to diverge। दोनों चीज आ सकती है, डाइवर्जेंस की बात कर सकते हैं, ठीक है, to converge or to diverge। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, P is equals to 1/f, ये इनका फॉर्मूला होगा। और इसका जो एसआई यूनिट है पावर का वो क्या आएगा, डायोप्टर, जो कि हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में हमें कुछ पावर ऑफ लेंथ भी फाइंड करना है यहाँ पर, कि पावर ऑफ लेंथ फाइंड करो अगर फोकल लेंथ हो 50 सेंटीमीटर और -50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्टेट द टाइप ऑफ ईच लेंस। देखो यहाँ पर फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होगा, इससे +50 है, और एक का फोकल लेंथ जो है -50 है, ठीक है। जिसका भी लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा वो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा वो लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि इनके लेंस कौन से होंगे, फोकल लेंथ देख के पता चल जाएगा। पावर ऑफ लेंस इंडिविजुअली फाइंड करना है, तो P इज इक्वल्स टू 1/f एक ले लेते हैं और दूसरे वाले के लिए P इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। जब भी आप पावर ऑफ लेंस फाइंड करेंगे तो फोकल लेंथ जो है वो किस में होगा, मीटर में, ठीक है। हमें क्वेश्चन में किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो 1/50, यहाँ पर 50 किस में है, सेंटीमीटर में। आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय क्या होगा, 100,
तो 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनली विल गेट व्हाट 100/50। तो यहाँ पर कैंसल आउट होके तुम्हारा आंसर जो है किस में आ जाएगा, मीटर में। क्या कितना मीटर आएगा, 50 × 52 2 मीटर आ गया, ठीक है। वैसे ये केस में जो फोकल लेंथ है वो -50 सेंटीमीटर है, तो P इज इक्वल्स टू 1/f। ये भी आपको जो है फोकल लेंथ मीटर में चाहिए, तो मीटर में चाहिए तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे, तो 50 × 50 2 तो तुम्हारा पावर ऑफ लेंस जो है वो आ जाएगा -2 डायोप्टर, ठीक है। अभी हम पावर ऑफ लेंस फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है मैंने 2 मीटर लिख दिया है, बिकॉज पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना 2 डायोप्टर, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 52, देन लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 53। The 53 question says that what is a solenoid? Describe the characteristics of magnetic field produced by the current carrying solenoid with the diagram. तो सोलेनॉइड क्या होता है वो बताना है, और कैसी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो बताना है डायग्राम के साथ। तो सोलेनॉइड देखो ये रहा, सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ कॉपर वायर हैविंग क्लोज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स। मतलब अगर एक वायर है, कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको क्लोज नंबर ऑफ टर्न्स कर देने हैं, उसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। जब आप उसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आसपास प्रोड्यूस करेगा, सो दैट इज व्हाट सोलेनॉइड इज, ठीक है। ये डायग्राम से आपको बताना है कि सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड में चीजें प्रोड्यूस हो रही है, वैसे ही सेम केस बाहर मैग्नेट में भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, कोई कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि विद इन द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न क्या होगा। देखो आपको दिख रहा है विद इन द सोलेनॉइड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न जो है वो स्ट्रेट लाइन है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न क्या है, वो पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। और यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, नॉर्थ से ओरिजिनेट कर रही है, और कहाँ एंड कर रही है, साउथ पे। तो ये डायग्राम के साथ बताना रहेगा। What is a waste? Describe its types and how would you manage sewage treatment and electronic waste, ठीक है। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वेस्ट क्या है बताना है। तो वेस्ट इज डिफाइंड एज अनवांटेड एंड अनयूजुअल मटेरियल, अनयूजेबल मटेरियल, एंड इज रिगार्डेड एज अ सब्सटेंस विच इज ऑफ नो यूज। हम लोग के यूज के लिए नहीं है, बट रिसाइकलिंग आप करवा सकते हो कुछ चीज़ों का, प्लास्टिक वगैरह का, ठीक है। वेस्ट दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग इज ऑल्सो नोन एज गार्बेज। अब कौन से अलग अलग टाइप के वेस्ट हैं, वेस्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ, पहले देखो सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है और गैसियस वेस्ट है, ठीक है। डिग्रेडेशन के हिसाब से कौन से वेस्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपको आ सकता है क्वेश्चन कि भाई बेस्ड ऑन द मैटर कौन कौन से वेस्ट है, बेस्ड ऑन द डिग्रेडिंग फीचर्स कौन कौन से वेस्ट है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के अंदर एक है हजार्डस और एक है नॉन हजार्डस। हजार्डस मतलब जो हार्मफुल है, नॉन हजार्डस मतलब जो नॉट हार्मफुल है, ठीक है। बेस्ड ऑन द सोर्स, ये भी आ सकता है कि भाई बेस्ड ऑन द सोर्स के हिसाब से कौन कौन से वेस्ट प्रोड्यूस होंगे। तो हाउस होल्ड इज अ सोर्स, इंडस्ट्रियल इज अ सोर्स, जहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनते दैट इज अ सोर्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स इज अ सोर्स, मेडिकल जो डिवाइस वगैरह बनती है इज अ सोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी जहाँ प्रोड्यूस होती है वो सोर्स है। तो ये सारे जो है अलग अलग सोर्सेज है। अब कैसे इनको मैनेज करें, postponed upgrading for as long as you can, think twice about getting your phone or other device upgraded, find opportunities for reuse, try returning the item to the manufacturer, take them to dedicated e-waste recycling facility। तो ये e-waste जो है कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट मेथड, सीवेज ट्रीटमेंट मतलब जो भी होम का हाउस होल्ड वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा। सेडिमेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेडिमेंटेशन का मतलब जो भी हाउस होल्ड वेस्ट में हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हैवी पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन। अनदर इफेक्टिव मेथड इज एरिएशन, उस पर ऑक्सीजन पास करना है, ठीक है, थ्रू वाटर वेस्ट। Filtration is applied to filter out all the contaminants and make the water usable.
मतलब जो भी हम लोग वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स वगैरह कर रहे हैं उसको वापस से रीयूज कर सकते हैं दूसरे पर्पस के लिए, ठीक है। फर्स्ट सेडिमेंटेशन कराओ और नेक्स्ट है उसमें ऑक्सीजन ट्रांसफर करो, फिर फिल्ट्रेशन कराओ, तो देन वी कैन यूज इट। थैंक यू।